वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्यूरियसली एजुकेशन। ये हैं एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस। आज 13 जून 2022 है, दिन है मंडे। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं तीन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। फिनिश मीडिया, कैपिटल हिल वायलेंस, और लास्ट में जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इसके पॉइंट्स हैं। इंडिक सिविलाइजेशन का रियल मतलब क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी विल रीच देयर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, एक क्विक क्वेश्चन। मैंने आपको जो टास्क दी थी, वैसे मैंने आपको टास्क, आई मीन टू से, कि जो टास्क हमने डिसाइड की थी कि ये कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए हर रोज़। इट विल मेक अस रिफाइंड ह्यूमन बीइंग। हमें मज़ा आएगा जीवन जीने में, एंड एक गुड वाली फीलिंग आएगी, एक्सेट्रा। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उस टास्क को करना स्टार्ट कर दिया है। तो बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आपसे रेगुलर बेसिस पर नहीं भी होता है, देन एज वेल यू कैन शेयर, राइट। ऐसा नहीं है कि जो लोग हर रोज़ उस चीज़ को कर ही रहे हैं, तो चलो, जो कर रहे हैं दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं और उसको ऑनेस्टली मान लेना कि ये चीज़ की वजह से, या फिर रीज़न कोई भी क्यों क्यों ना हो, इफ़ यू कैन एडमिट कि नहीं हो पा रहा है, देन वी कैन फाइंड सम सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम अपने आप से ही झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो वो चीज़ हर रोज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर अभी आपको लगेगा कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट में एक समय के बाद एक ये जो आदत हो जाएगी अपने आप से झूठ कहने की, उस आदत से पीछा छुड़वाना जो है, दैट विल बी नियरली इम्पॉसिबल। तो एनीवे, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो टास्क को कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, और इसमें आपकी कोई गलती बिल्कुल नहीं है, राइट। इसमें कोई ऐसा नहीं है। द रीज़न आई एम आस्किंग इज ताकि हम इसका कोई सोल्यूशन भी निकाल सके। और मुझे एक और चीज़ आपको कहनी है, राइट। आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक और चीज़ है जो आपको हर रोज़ करनी चाहिए। तो विल टॉक अबाउट इट वंस आई नो कि इनफ ऑफ यू आर डूइंग दिस टास्क। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्कॉट फ्री नो मोर, पायोनियर का ये आर्टिकल है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नुपुर शर्मा की कमेंट के बाद अलग अलग जगहों पर हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला। इनफैक्ट हमने OIC के द्वारा जो भारत को एक बात कही गई थी उसके बारे में बात की थी। आपको याद होगा कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए थे, और उन्होंने भी ये नुपुर शर्मा की जो कमेंट है उस पर कुछ बातें जो हैं, वो कुछ अपने कंसर्न्स जो हैं वो भारत के साथ शेयर किए। ओवरऑल ये प्रोटेस्ट जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और इसका आउटकम क्या आया। रांची में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 2 लोगों की जान चली गई, और उत्तर प्रदेश में 100 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, केस ऑफ रायोटिंग। अब ये जो लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, दे आर यंग बॉयज़, राइट। यंग लोगों को जब उनका फोकस जो है वो करियर बिल्डिंग पर होना चाहिए, ऐसे समय में कोई ना कोई तो उनको हैंडल कर रहा है, कोई ना कोई तो है जो उनको ये सलाह दे रहा है कि आप जाइए और धर्म के नाम पर आप पत्थरबाजी कीजिए। द थिंग इज़, इफ़ यू गो थ्रू इस्लाम, अगर आप जेन्यूनली, इफ़ यू वांट, आप सारे स्टीरियोटाइप को साइड में रख के अगर जेन्यूनली जो इस्लाम को अगर थोड़ा बहुत समझे, देन यू विल फाइंड के उसमें जो बातें बताई गई हैं, दैट इज़ अबाउट पीस, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इस्लाम की तरफ भी उंगली उठाते हैं, या फिर सो कॉल्ड इस्लाम की तरफ उंगली उठाते हैं, दे आर, उनको ये पता नहीं है कि वो वहाबिज़म जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इस्लाम के बारे में नहीं। एंड वन मोर थिंग, कि हमें किसी भी, कोई भी अलग अलग जो धर्म के जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, राइट, जो लोग हो चुके हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, आई मीन टू से, तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातें जो हैं वो करनी ही नहीं चाहिए। हमारी वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम वो चीज़, मीन्स, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन थिंग, कि कहीं पर किसी एक
एक क्रिमिनल को पत्थर मारने की बात आई, तो लोग जो हैं उसको पत्थर मारने के लिए अपने अपने हाथ में पत्थर ले लिया। तो किसी ने कहा कि वही व्यक्ति इस क्रिमिनल को पत्थर मारे जिसने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम ना किया हो। और फिर पता चला कि सारे के सारे लोग जो हैं वो वहाँ से फिर चले गए, क्योंकि जब उन्होंने अंदर देखा तब पता चला कि उनके जीवन में उन्होंने भी बहुत गलत काम किए हैं। यहाँ पर तो एक इजीली क्रिमिनल अवेलेबल है, तो उसको पत्थर मारना जो है वो काफ़ी ईजी हो गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए हमारे कल्चर के बारे में, हमारे देश के बारे में, दुनिया के बारे में, मीडिया के बारे में, कि पूरा ये जो अमेरिका से ये चीज़ जो है वो स्टार्ट हुई। हमेशा अमेरिकन मीडिया में जो गल्फ़ नेशन हैं उनको हमेशा यही दिखाया जाता था कि वहाँ पर तो ऐसे पागल लोग रहते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक्सेट्रा। लेकिन जो भी कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं तो वो उनका कल्चर है। जो ट्रेडिशनल चीज़ें हमें कुछ गल्फ़ देशों में देखने को मिलती हैं तो वो उनका एक कल्चर है। लेकिन अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा किस देश ने सबसे ज़्यादा हथियार प्रोवाइड किए, किस देश ने अभी रिसेंट पास्ट में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर हम देखें कि किस देश ने वॉर्स अलग अलग जगहों पर स्टार्ट करवाया, तो यू विल फाइंड कि उसमें अमेरिका जो है उसको आप पाएंगे, रशिया का नाम पाएंगे, अमेरिका का नाम पाएंगे। लेकिन हम इन देशों को उस हिसाब से नहीं देखते। द रीज़न इज़ कि इनके पास है ना स्ट्रॉन्ग मीडिया है, राइट। ये अपना जो पॉइंट है, हकीकत जो जैसे भी हो, राइट, आपका परसेप्शन कैसा होना चाहिए वो चीज़ जो है वो ये देश अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वही चीज़ हमारे दिमाग में मीडिया के माध्यम से डाली जाती हैं और फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम मानने लगता है। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। इंडिया के बारे में हमेशा यही दिखाया जाता था कि इंडिया जो है वो बहुत ही गरीब देश है, राइट। इंडिया की अच्छी चीज़ें कभी नहीं दिखाई जाती। एंड यू विल फाइंड द सेम थिंग इन स्लम डॉग मिलियनेयर। चलो अच्छी फिल्म है, अच्छी स्टोरी है, लेकिन हमेशा भारत के बारे में यही दिखाया जाता है कि इतनी गरीबी और इतनी सारी गलत चीज़ें। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ स्वामी विवेकानंदा। उन्होंने कहा कि अगर आप भारत को ऐसे अमीरी और गरीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या फिर गरीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको हर जगह पर गरीबी ही नज़र आएगी। लेकिन अगर आप भारत को स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको हर जगह पर रिचनेस ही नज़र आएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी है। वी हैव टू फाइट पॉवर्टी, वी नीड टू गेट रिड ऑफ पॉवर्टी, बट हमारी जो दृष्टि, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, दैट मैटर्स अ लॉट। अब रही बात जिन्होंने पत्थर फेंके हैं, जिन्होंने वायलेंस किया है, तो उनके बारे में भी एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाए कि इश्यू चाहे कुछ भी क्यों ना हो, दिस इज़ आवर कंट्री इंडिया। ये हम सबका देश है, राइट। भारत हम सबका देश है और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेस्ट करना तो अलाउ करता है, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस जो है इट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। वायलेंस से कोई बातचीत नहीं होती है। वायलेंस से इनफैक्ट प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और अगर आप इसकी गहराई में देखें, राइट, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें कि क्यों वायलेंस की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बातचीत ही नहीं करना चाहते। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहते हैं, राइट। दैट्स वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसे लोग हैं, उनका कोई भी कुछ एजेंडा तो है कि कोई भी अगर ऐसा टॉपिक आता है, कोई भी ऐसी बात आती है, तो वायलेंस जो है ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ होने लगी है कि पत्थरबाजी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, अलग अलग चीज़ों पर आपको वायलेंस जो है वो देखने को मिलता है। इट इज़ हाई टाइम दैट वी एज ए नेशन गिव इट ए सीरियस थॉट। अब हम सबको इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। और यहाँ पर ब्लेम जो है वो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी। टॉक्सिक डिबेट्स जानबूझकर कुछ एजेंडा चलाने के लिए, लोगों को प्रोवोक करने के लिए, अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए, अपने पैसों को ज़्यादा अपनी ज़्यादा इनकम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जानबूझकर इस प्रकार की टॉक्सिक डिबेट्स जो हैं वो कंडक्ट होती हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो लोग, सभी नहीं लेकिन कुछ ऐसे ही चैनल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं
जिनको पैसे दिए जाते हैं, पहले से कहा जाता है कि आप कुछ ऐसी ऐसी बातें कीजिएगा, आप ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं उसमें घूमते रहिए, आप 3-4 पॉइंट्स को पकड़ कर रखिए, फिर सामने वाली पार्टी के 3-4, तो ऐसे पेड तरीके से चीज़ें चलती हैं। डू यू नो दिस थिंग? और जो हम 9 बजे शो देखते हैं ना, कुछ शोज आते हैं, तो क्या आपको लगता है वो लाइव है? दैट इज़ नॉट लाइव शो, वो एक प्री रिकॉर्डेड शो होता है। बहुत सारे जो शोज आते हैं, सारे नहीं, मीन्स मैंने रेयरली न्यूज़ चैनल्स देखी हैं अब तो, पता नहीं लास्ट टाइम मैंने कब देखी थी, बिकॉज डीडी न्यूज़ इज़ गुड, आई लाइक डीडी न्यूज़, लेकिन बाकी के जो है ना उसमें तो मुझे कुछ ना कुछ एजेंडा ही देखने को मिलता है। कोई प्रो बीजेपी है तो कोई एंटी बीजेपी है, कोई प्रो कांग्रेस है कोई एंटी कांग्रेस है। तो ये सारे रिकॉर्डेड शोज होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लाइव चल रहे हैं और लाइव में कुछ भी कोई भी कुछ भी बोलकर चला गया। तो प्योर एक इस प्रकार से चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं। इट्स लाइक जो एक वक्त था जब पहले लगता था कि फिल्मों में जब जो मिथुन या फिर धर्मेंद्र या फिर संजय दत्त जो गोली चलाते थे, तो ऐसा लगता था कि अमिताभ बच्चन ऑफ कोर्स, तो ऐसा लगता था कि रियली में वो व्यक्ति जो है वो मर गया। फिल्म ख़त्म होने के बाद ऐसा लगता था कि यार ये जो विलन है वो मर गया, इस हीरो की जीत हो गई। फिर पता चला कि ये तो सिर्फ फिल्म है। इन द सेम वे हमें लगता है कि ये न्यूज़ है, लेकिन ये पूरी एक प्रकार की फिल्म ही दिखाई जाती है हमें। अब ये जो 2 बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं जिन्होंने प्रोफेट मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ कमेंट्स की, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। चलो ये बात तो अच्छी है। व्हाट अबाउट एंकर? व्हाट अबाउट द चैनल? ये चैनल और जो एंकर हैं जिन्होंने इस प्रकार की कमेंट्स को अलाउ किया, ये इजीली एडिट भी की जा सकती थी, इसको कंप्लीटली हटाया भी जा सकता था, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट मानने वाले ये एंकर और न्यूज़ चैनल्स जो हैं, तो उन्होंने ये कमेंट जो है उसको अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने ही क्यों दिया। एन एफआईआर मस्ट बी फाइल्ड अगेंस्ट द ओनर एंड द एंकर एंड स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन टू सेट एन एग्जाम्पल। ये आर्टिकल इसीलिए मुझे पसंद आया कि ये जो आर्टिकल हैं, पायोनियर का आर्टिकल, इसमें यह बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, लेकिन इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को कुछ भी बोल दे, किसी को गाली दे दे और कहे कि दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसा नहीं है। ये इसमें भी कुछ बाधाएं हैं, कुछ रिस्ट्रेंट्स रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, और यहाँ पर एंकर और ऑनर जो है उनके खिलाफ भी एक एफआईआर जो है वो दर्ज होनी चाहिए। आइडियली इट इज़ बेस्ट लेफ्ट टू द मीडिया टू सेल्फ सेंसर। मीडिया जो है वो खुद को सेल्फ सेंसर करे, ये एक छूट दी गई है कि खुद देखे कि क्या सही है क्या गलत है। एक एडल्ट के पास फिर अपने पेरेंट्स जो होते हैं, तो हम जब बच्चे होते हैं तब हमें कहते हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन एक उम्र के बाद, एक एज के बाद हमें पेरेंट्स जो हैं छोटी छोटी चीज़ों में नहीं कहते हैं। द सेम वे मीडिया जो है वो सेल्फ सेंसर करती है अपने आप को, लेकिन जब मीडिया ही चीज़ों को फॉलो नहीं करती है तो वी नीड टू टेक सम एक्शन, लाइक गवर्नमेंट मस्ट टेक सम एक्शन। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल जो है ये सिर्फ नाम का ही है, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये टूथलेस है, इसके पास कोई ऐसे पावर्स नहीं है। तो व्हाट वी नीड इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तैयार की जाए जो इस प्रकार की चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन भी कर सके, और पता चले कि कुछ गलत किया है तो पनिश भी कर सके फाइन के माध्यम से, या फिर लाइसेंस भी कैंसिल जो है करने की अथॉरिटी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास होनी चाहिए। तब जाकर जो मीडिया है वो रियली में हमें, और देखिए आप मीडिया और फ्रीडम ऑफ प्रेस और इसमें हमारा रैंक भी बहुत पीछे है। जो हमें दिखाया जाता है, आप देखिएगा हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, क्यों हम आज भी बीबीसी और दूसरी चैनल्स की तरह अच्छे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स तैयार नहीं कर पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचने की बात है। ज़्यादातर जो देखते हैं हम, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं उन्होंने मीडिया को ले रखा है, राइट, उनकी ही एडवर्टीजमेंट चलती रहती हैं, देयर आर थिंग्स लाइक दैट। तो अब देखते हैं मीन्स आगे इसमें, लेकिन जब भी आप मीडिया देखें, राइट, एज एन एजुकेटेड सिटीजन ऑफ दिस इंडिया, आप जब भी न्यूज़ चैनल्स को देखें तो रिमेंबर कि आप एक प्रकार की फिल्म ही देख रहे हैं। ये चीज़ याद है। आप देखिएगा कि वो बार बार उसी चीज़ को, जितनी बार आपको वही चीज़ दिखाते रहेंगे और वही लाइंस बोलते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में बस वही नज़र आए कि
इस देश में ये कम्युनिटी तो यही कर रही है, वो कम्युनिटी जो है वो ही कर रही है, एक्सेट्रा। थ्रेट टू डेमोक्रेसी, द हिंदू का ये आर्टिकल है। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है ना, ये यूएसए की है, यू कैन सी द फ्लैग एज वेल। और आप में से बहुत सारे लोगों को शायद याद भी होगा कि जब मिस्टर ट्रंप इलेक्शन हार गए थे, ये खबर जब आने लगी, तो वहाँ का जो कैपिटल हिल है, तो वहाँ पर जब बहुत सारे लोग जो हैं वो अचानक से पहुँच गए और फिर वहाँ पर वायलेंस हुआ, और इतना गंभीर वायलेंस हुआ कि तोड़ फोड़ हुई है बहुत सारी चीज़ें। और ये कहाँ पर हुआ रहा था? दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे जो शक्तिशाली देश है, जो अपने आप को बहुत ही प्राउडली कहता है कि वी आर अमेरिका। अब देखिए, इसी अमेरिका जब हम कहते हैं ना, तो व्हेन आई से अमेरिका, तो आपको एक ही शब्द मीन्स एक ही देश दिमाग में आएगा, दैट इज़ यूएसए। बट अमेरिका इज़ ए कॉन्टिनेंट। इट्स लाइक मैं जब कहूँ एशिया, तो अगर आपको सिर्फ दिमाग में चाइना ही आएगा तो आप कहेंगे कि एशिया मीन्स चाइना जो है वो एशिया का पार्ट है। चाइना, एशिया एंड चाइना इज़ नॉट सेम थिंग। द सेम वे यूएसए की आप देखिए कि इस प्रकार की रीच है कि जब हम कहते हैं अमेरिका, तो लोग साउथ अमेरिका के सारे देशों को या फिर कनाडा, मेक्सिको को नहीं सोचते, ऐसा ही सोचते हैं कि यूएसए। तो इतना अपने आप पर गौरव करने वाला देश जो है उसमें ये हुआ, और ये एक चिंता का विषय है, इज़न्ट इट? अब कांग्रेस की जो कमेटी है, वहाँ की जो बाईपार्टीसन कांग्रेस की कमेटी है, तो इस कमेटी ने ये कहा है, मीन्स एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है मिस्टर ट्रंप पर, आप कह सकते हैं, राइट। और 6 जनवरी 2021 की बात है, जब मिस्टर ट्रंप और उनके एलाइज हार गए, तो उसके बाद यहाँ पर हमें वायलेंस देखने को मिला। ए मोमेंट ऑफ मैक्सिमम डेंजर, वहाँ के कुछ कांग्रेस के सदस्य जो हैं उनकी जान भी खतरे में पहुँच गई थी, और अटॉर्नी जनरल विलियम बार, फिर इवांका ट्रंप जो मिस्टर ट्रंप की बेटी हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, वीडियोस कुछ सामने आए हैं जिसमें क्लियरली उन्होंने वायलेंस को इंस्टिगेट किया है, राइट, वायलेंस को फ्यूल प्रोवाइड किया है। एंड मिस्टर ट्रंप का जो रोल है वायलेंस में, वो भी अब साफ नज़र आ रहा है, उस टाइम पर भी नज़र आ रहा था। द हियरिंग्स मेड क्लियर दैट मिस्टर ट्रंप वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल सच क्रिटिकल एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। ये जो अब हियरिंग हो रही है, तो उसमें क्लियरली पता चल रहा है कि मिस्टर ट्रंप ने कुछ ऐसी चीज़ें जानबूझकर की हैं जिसकी वजह से ये वायलेंस जो है वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया। टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स अगेंस्ट द पोल रिजल्ट्स वर ऑल्सो डन, कि पता है कि पोल रिजल्ट आ चुका है, मिस्टर ट्रंप हार चुके हैं, तो उनकी पार्टी ने या फिर कुछ लोगों ने मिलकर जानबूझकर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स जो हैं वो चलाए जानबूझकर। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, लेकिन सो फार ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, और ये बहुत ही शर्म की बात है। म्यूजिंग्स ऑन इंडिक सिविलाइजेशन एंड इंडियननेस, द हिंदू का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल को लिखा है शशि थरूर साहब ने। आई एम श्योर यू नो शशि थरूर वेरी वेल। आपकी स्क्रीन पर ये जो मैप है, ये मैप है साउथ ईस्ट एशिया का मैप, और आप देखिए यहाँ पर वियतनाम, दिस इज़ वियतनाम हियर, राइट। ये देश एज यू कैन सी, तो ये पूरा अपनी एक बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ शेयर करता है। फिर लेओस नाम का जो देश है, तो उसके साथ एक लंबी बॉर्डर शेयर करता है। एंड देन यू कैन सी कैम्बोडिया नाम का जो देश है, उसके साथ भी एक लंबी बॉर्डर शेयर करता है ये वियतनाम। तो पे अटेंशन टू दिस देश हियर, ये है कैम्बोडिया, ये है वियतनाम, और यू कैन सी थाईलैंड इज़ हियर, लेओस, बर्मा यानी कि म्यांमार, देन यू हैव सुमात्रा, ये इंडोनेशिया के अलग अलग आइलैंड, जितने भी येलो आइलैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, येलो पोर्शन, तो ये इंडोनेशिया का पार्ट है। तो यू कैन सी जावा, पहले ये देश था जावा, सुमात्रा, राइट, बट अब ये सारे जो हैं ये इंडोनेशिया के पार्ट हैं। देन यू कैन सी मलेशिया हियर, दिस इज़ फिलीपाइंस हियर, ये छोटा सा सिंगापुर यहाँ पर है, एंड देन यू हैव दिस छोटा सा ब्रुनई हियर। So that's everything as far as this 10 ASEAN countries are concerned. तो ये मैंने 10 आसियान के देश आपको दिखा दिए। हमें फोकस करना है किन दो देशों पर, कैम्बोडिया पर और वियतनाम पर। 1982 की बात है, जब शशि थरूर साहब जो हैं वो उस टाइम पर यूनाइटेड नेशंस में भी थे,
और आई थिंक वो सिंगापुर गए थे जब खमेर नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन और सिंगापुर के ही एक बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके व्यक्ति सॉन सेन ने, आई थिंक ही वॉज फ्रॉम सिंगापुर, बट एनीवे ये सॉन सेन नाम के व्यक्ति जो हैं उन्होंने शशि थरूर को क्या कहा पता है? उन्होंने ये कहा कि आपको है ना वियतनाम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था. इंडिया सपोर्ट फॉर वियतनाम इन इट्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ कैम्बोडिया इन 1979 ये बराबर बात नहीं थी कि भारत ने वियतनाम को सपोर्ट किया अगेंस्ट कैम्बोडिया. क्यों? क्योंकि सॉन सेन ने यह कहा कि कैम्बोडिया जो है ना, कैम्बोडिया वॉज एन इंडिक सिविलाइजेशन बीइंग ओवररन बाय द फोर्सेस ऑफ ए सिनिक स्टेट. एक सिनिक स्टेट जो है वो भारत की जो हमारी संस्कृति है कि इंडिक सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ देश जो है, इस पर चढ़ाई करने की जब बात आई और भारत ने इंडिक सिविलाइजेशन को नहीं लेकिन एक सिनिक राज्य को सपोर्ट किया तो ये बात सही नहीं लगी. तो इसीलिए उन्होंने ये कहा. लेकिन उस टाइम पर जो ब्लड सॉक्ड टेरर था ये खमेर रोग का, तो इसी चीज़ को लेकर भारत ने फिर इसको सपोर्ट नहीं किया था. बट एनीवे ये बात जो है वो सॉन सेन ने मिस्टर थरूर को बताई थी. आपकी स्क्रीन पर ये जो मंदिर हैं, ये जो बिल्डिंग है, ये एक मंदिर है और इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत अगर कोई मंदिर बना था तो इट वाज दिस वन. ये कहाँ पर है? ये अंकोर वाट में है. ये कहाँ पर है? दिस इज इन कैम्बोडिया. यस, ये भारत में नहीं है दोस्तों, ये कैम्बोडिया में है. और हिंदुइज्म जो है वो कैम्बोडिया में मर्चेंट्स लेकर आए थे, ट्रैवलर्स लेकर आए थे. जैसे हमारे देश में इस्लाम की स्थापना जो है वो इस्लाम पुराने जो अरबिक लोग हैं जो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आते थे, ट्रैवलर्स थे, तो उन्होंने इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया हमारे देश भारत में. वैसे ही हिंदुइज्म को कैम्बोडिया में इंट्रोड्यूस किया मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स ने. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि एंकोर वाट जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज ग्रेटेस्ट हिंदू टेम्पल एवर बिल्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. दुनिया में इतना कोई ग्रांड हिंदू टेम्पल और कहीं पर बना ही नहीं है. 16th सेंचुरी की बात करें तो यही अंकोर वाट में क्या होता था पता है? हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों एक साथ पूजा प्रार्थना साइड बाय साइड एक साथ मिलकर, कोई बुद्धिस्ट चैंटिंग कर रहा है तो कोई हिंदू मंत्र पढ़ रहा है. तो ये चीज़ें जो हैं वो एक ही मंदिर के कॉम्प्लेक्स में हमें देखने को मिल रही थी. 16th सेंचुरी की बात है. आज ऐसा सोचना जो है वो भी पॉसिबल नहीं है. आज ऐसा सोचना भी ऐसा लगता है, मीन्स बहुत सारे लोगों को लगेगा, लेकिन यू विल फाइंड दिस थिंग कि चलो बुद्धिस्ट टेम्पल में आप जा पाएंगे, जा सकेंगे, लेकिन बुद्धिज़्म का जो जन्म हुआ और सारी चीज़ों जो उस टाइम पर गलत चीज़ें चल रही थी तो उसका काफ़ी विरोध भी किया. लेकिन आज कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि बुद्धिज़्म का यू विल मीन्स आई विल सरप्राइज यू टुडे, मैंने सुना है. और ऐसा नहीं कि ऐसे कई चौराहे पर बात की है और अनपढ़ गवार लोगों ने बात की. नो, जिन्होंने भारत के इतिहास को लेकर पीएचडीज़ की हैं, राइट, मीन्स इस कल्चरल को नहीं लेकिन हिस्ट्री के, कोई लत से हिस्ट्री के किसी ने भगत सिंह पर पीएचडी की या गांधी जी पर पीएचडी की, तो ऐसे लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि एक पूरा एजेंडा चल रहा है कि जो बुद्धिज़्म है उसने हिंदुइज़्म को ख़त्म करने की कोशिश की थी, तो इसीलिए अब हमें ये बुद्धिज़्म का जो स्प्रेड चल रहा है ये सारी चीज़ों को इसके खिलाफ होना चाहिए एंड थिंग्स. ऐसा मैंने सुना है कि डिस्कशन करते हुए ऐसे लोगों को मैंने सुना है. ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग. एंड आई वाज शॉक्ड कि हिस्ट्री तो पढ़ ली लेकिन कल्चर को तो आपने समझा ही नहीं और कल्चर को तो शायद आपने पढ़ा ही नहीं, ऐसा मुझे लगा. लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ डिस्कशन या फिर डिबेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है. That seems inconceivable today in India, where contestations over places of worship have been reduced to winner takes all. Unfortunately, हमारे देश में ऐसी सिचुएशन अब धीरे धीरे होने लगी है
कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है ना, ये मस्जिद, ये मंदिर, ये मठ एक्सेट्रा, तो इस चीज़ को लेकर अब कंटेस्ट होने लगे हैं कि नहीं यहाँ पर हिंदू ही पूजा करेंगे, यहाँ पर मुसलमान ही पूजा करेंगे, यहाँ पर। जस्ट इमेजिन कि इस पूरी पृथ्वी को अगर हम मानते हैं कि अल्लाह हैं, भगवान हैं, गॉड हैं, जीसस हैं एक्सेट्रा हैं या फिर थे, तो अगर उन्होंने इस पूरी पृथ्वी को बनाया है तो आप कहीं पर से भी पूजा कीजिए, राइट। ये मैन मेड मस्जिद, मैन मेड मंदिर से मीन्स ये तो हमने बनाया है ना। मस्जिद किसने बनाई है? इंसानों ने। मंदिर किसने बनाया? इंसानों ने। कहीं से भी पूजा कीजिए। भगवान ने तो पूरी एक खूबसूरत पृथ्वी हमें बना के दी है। कहीं से भी पूजा कीजिए, कहीं से भी नमाज पढ़िए, कहीं से भी आप उनको याद कीजिए, ऊपर वाले को। आपकी प्रेयर्स जो है वो सुन ही लेगा। लेकिन यहाँ पर अब सिचुएशन ये हो गई है, विनर टेक्स ऑल। जब नॉर्थ पार्ट में, जब भारत का जो नॉर्थ पार्ट था, तो उस पार्ट में जब इन्वेजन्स हो रहे थे, राइट, अलग अलग जो लोग हैं वो इन्वेड कर रहे थे भारत को। भारत की जो वेल्थ थी उसको लूटने की कोशिश की जा रही थी, उसको कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही थी उस टाइम पर साउथ और ईस्ट में रहने वाले लोग जो हैं, उन्होंने इंडियननेस को साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट किया। और यहाँ पर किसी के नाम आपको शायद ही पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं था कि इस राजा ने या फिर इस व्यक्ति ने, राइट, इंडिविजुअल्स ने जो शांति चाहते थे, जो बिजनेस करने के लिए गए, जो पढ़ाने के लिए गए, सीखने के लिए गए, ट्रैवल करने के लिए गए, तो ऐसे लोगों ने भारत का कल्चर जो है, इंडियननेस जो है, उसको अलग अलग जगहों पर, आसियान के जो देश है वहाँ पर एक्सपोर्ट किया। और इसकी इम्पैक्ट आज देखिए, आज भी जब थाईलैंड का राजा, उसका जब वो क्राउन, जो कोरोनेशन होता है, राज्याभिषेक होता है, तो एक ब्राह्मण पंडित जो है उसकी हाजिरी में होता है। जो जावा के जो मुस्लिम्स हैं ना, उनके नाम आज भी संस्कृत नेम होते हैं। और इंडोनेशिया के ही मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे यू विल फाइंड दिस थिंग के इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे या फिर प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके बेटे की बेटी का जन्म हुआ तब उन्होंने भारत के, आई थिंक, जवाहरलाल नेहरू को ही कॉल किया था और पूछा था कि क्या नाम रखा जाए, और उनका कोई हिंदू नाम जो है वो रखा गया। एंड आई रिमेंबर इंडोनेशिया जो है, इट इज़ द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दिस इज़ इंडियननेस, जो इंडियननेस की अभी हम बात कर रहे हैं ना इस आर्टिकल में, दिस इज़ इंडियननेस। तो वहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं जावा के, उनके नाम आज भी संस्कृत पर हैं। और इंडोनेशिया की नेशनल एयरलाइन जो है उसका नाम है गरुड़ा। रामायण जो है, तो आज भी जो क्लोव सिगार हैं, तो उसकी बेस्ट सेलिंग सिगार ब्रांड जो है उसका नाम है रामायण। और फिलीपाइंस जो है, तो उसमें एक पॉप डांस बैले है जिसमें पूरा ये जो राम और सीता की जो कहानी है वो बताई जाती है। और साउथ ईस्ट एशियन देशों के बहुत सारे ऐसी जगह, जैसे कि अयोध्या जो है, ये थाई किंगडम ऑफ अयोध्या जो है, तो इसका नाम कहीं ना कहीं अयोध्या से इंस्पायर्ड हैं। और वहाँ पर कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे कि जहाँ से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, तो ये सारी चीज़ें, आई थिंक इट इज़ इन वियतनाम, जहाँ तक मुझे याद है। हमारे प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट थे तो वो गए थे वियतनाम की यात्रा पर। और अभी मैं जब बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ याद आ रही है, वरना मैं इसको रिसर्च करके आपके लिए ऐड कर देता। तो वहाँ पर कुछ ऐसे पानी पर उनकी जो ये जो पानी होता है ना, ऐसा पानी पर उनकी एक पूरी ऐसे पपेट जैसे कठपुतली का खेल है, उस प्रकार का उनका खेल है, वो पूरा पानी पर किया जाता है। और उसको एक कल्चरल टैग भी मिला है यूनेस्को का। तो उसमें भी, और दूसरी ऐसी थाईलैंड में भी खुद की रामायण है। और जो वियतनाम की बात मैं बता रहा था, जब प्रणब मुखर्जी गए, तो उसका भी कनेक्शन जो है वो इंडियननेस के साथ है। तो सिंस 1782 थाई किंग्स आर स्टिल नेम्ड राम। और उनके जो किंग है, जो अभी के किंग है, तो उनका नाम है राम 10th। और जावानीज सिटी जो है, तो उसके भी अयोध्या के साथ, जावा की कुछ सिटीज़ का अयोध्या के साथ कनेक्शन है। फिर फ्रेंच इंडियोलॉजिस्ट जो हैं,
उन्होंने कहा ले मोंडे इंडियन, यानी कि ग्रेटर इंडिया जो है, तो ये ग्रेटर इंडिया सिर्फ जियोग्राफी के साथ रिलेटेड नहीं था, ये सिविलाइजेशनल आइडिया था। और म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया, श्रीलंका, जावा, बाली, सुमात्रा एक्सेट्रा, ये सारी जगहों पर हमें ये कल्चर जो है वो नज़र आ रहा था। जैसे हमें बांग्लादेश में, आंध्र प्रदेश में नज़र आता है, वैसा ही कल्चर जो है वो, इसी प्रकार का कल्चर का फ्लेवर जो है वो वहाँ पर भी नज़र आता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो कंटेम्प्ररी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं, मीन्स जो सिविलाइजेशनल नज़दीकियाँ थी उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं, अब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जियो पॉलिटिकल एफिनिटीज़, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा जोर दिया जाता है। और हमारे ही देश की बात करें, हमारे ही कल्चर की बात करें, इंडियन कल्चर की जब हम बात कर रहे हैं, तो इट्स नॉट जस्ट हमने एग्जांपल्स हिंदुइज्म के देखे, लेकिन हम कव्वाली के बिना इंडियन कल्चर की बात नहीं कर सकते। क्रिकेट, क्रिकेट हमारा नहीं था लेकिन आज है हमारा। क्रिकेट को किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिश ने। क्या हम क्रिकेट को ऐसे देखते हैं कि ये इंडियन नहीं है, इस स्पोर्ट को बैन करो? और जब हम शेरवानी पहनते हैं, तो जब मुस्लिम्स यहाँ पर, जब भी जो मुस्लिम्स यहाँ पर आए, उससे पहले शेरवानी वॉज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट्यूम, लेकिन अब शेरवानी जो है वो पार्ट ऑफ एवरी आवर कल्चर। तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ आवर कल्चर, राइट। ये हैं अलग अलग, जो कहते हैं ना, मैंने कई बार कहा है, ये अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग कलर्स जो है ना, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा सिविलाइजेशन है। और इस चीज़ को हमें अच्छी तरीके से समझना है दोस्तों, क्योंकि जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा ना, मीडिया वाला, मीडिया में जो भी ये केसरी रंग और ग्रीन कलर और जो भी ये डिवीज़न करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारत के कलर्स नहीं है। भारत के कलर्स हमेशा अलग अलग फ्लेवर्स वाले, अलग अलग कलर्स जो हैं वो हमेशा भारत के कैनवास के पार्ट रहे हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस जस्ट अ स्मॉल आर्टिकल, अगर आप इसमें और ज़्यादा गहरे उतरेंगे तो यू विल फाइंड सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट आवर कल्चर। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। आई सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।